गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पीरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 7 में आयोनाइजेशन एनर्जी को। और आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू कन्वर्ट इनटू गैसेस मोनोवेलेंट। मतलब वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो किसी मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है या यूज होती है, वही कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे कि ए मिनिमम अमाउंट की वो एनर्जी जो किसी एटम में से क्या करे, सबसे जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे शिथिल बंधित इलेक्ट्रॉन होगा, उसको निकालने के लिए यूज होती है, वही कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है कि जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस मोनोवेलेंट में, तो ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए इससे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि ये न्यूक्लियस करता क्या है कि ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचता है, ठीक है ना। ये कोशिश करता है कि मैं ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है इसको आसानी से खींच लूँ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है कि ये बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत लूज होता है, ठीक है ना। ये आसानी से न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यही एनर्जी जो न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए लगा रहा है ना, तो यही एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। IE1 मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 मतलब होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड IE3 मतलब होता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए अब हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर को लेकर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से सुन लीजिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए जैसे ये एक एटम है, ठीक है, ए है, ए एटम है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें इस ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ से ये अब इस ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। तो इस ए से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है ना, उसे हमने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसी ए से हमने क्या किया, दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जब हमने इस ए में से, तो ये किसमें, ये ए किसमें कन्वर्ट हो गया, A+ में, ठीक है ना। तो अब इसी A+ में से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये अब जो एनर्जी यूज होगी उसे हम कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इस A+ में से हमें फिर ये A+ किस में बदल जाएगा, A2+ में बदल जाएगा। अब इस A2+ में से हमें फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए जो एनर्जी यूज होगी वो कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ये हो गई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो IE1 से ज़्यादा होती है IE2 से ज़्यादा होती है IE3, ठीक है ना। तो ऑर्डर हमेशा यही होता है IE1 IE2 IE3, ठीक है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। आप इसको समझिए कि देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज इज मोर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स मोर एनर्जी। देखिए अभी इस ए में से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इस ए ने आसानी से ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और ये बदल गया A+ में। अब ये A+ में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये A+ क्या सोचेगा, अरे मैंने तो इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये दोबारा मुझसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और अगर ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मुझसे निकालता गया तो मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन ना देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी पहले वाले में क्या किया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में, कि ठीक है एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले लो, उसने कोई पुश यहाँ से नहीं लगाया कि नहीं ठीक है हो गया ले लो। लेकिन जब इसी ए में अब ये A+ में बदल गया, अब A+ क्या सोचा कि अरे अब ये मुझसे फिर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो इस तरह से कमजोर हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आप उससे इलेक्ट्रॉन ना खींच पाओ, है ना। तो अब आपको क्या करना
करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस A+ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगी, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी की थोड़ी और मात्रा लगानी पड़ेगी जिससे आप इस A+ में से इलेक्ट्रॉन को खींच पाओ। तो यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये देखिए A+ बदल गया A2+ में। अब ये A2+ तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ना ही देने की कोशिश करेगा कि अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, नहीं तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी और एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये था ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, कि कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। तो पहला हम देखते हैं साइज ऑफ एटम। ठीक है, पहला कौन सा फैक्टर होता है, साइज ऑफ एटम। तो हमेशा याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब देखिए दूसरा इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको कल की क्लास में बताया था क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैंने सब कुछ बताया था आपको, आप कल की वीडियो में देखना। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब, और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड है जेड इफेक्ट, ये भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो जेड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के। तो जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, आप देखना इसको ध्यान से, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। अगर आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल जाए और फुली फील्ड ऑर्बिटल मिल जाए तो वो हमेशा मोर स्टेबल होंगे और उनकी मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, 5 पॉइंट आपको क्या याद रखना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल और पेंट्रेशन पावर का भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि पेंट्रेशन पावर हमेशा S का ज्यादा होता है, उसके बाद P, फिर D, फिर लास्ट में F। तो देखिए यहाँ पर S क्या होता है, न्यूक्लियस के मोर क्लोज होता है, तो इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। और यहाँ पर जो F ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, तो इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये कम होगी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गए कॉन्सेप्ट। अब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए ट्रेंड देखते हैं, हम ट्रेंड देखते हैं कि इसका जनरल ट्रेंड क्या होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सेकंड में आपको याद रखना है, इन पीरियड, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है और जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है इन एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो देखिए लिथियम है, लिथियम का होता है कॉन्फिगरेशन 2s1। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। F 2s2 2p5। ठीक है, और यहाँ पर नियॉन है 2s2 2p6। तो देखिए आप इनमें जो फुली फील्ड सेल किसका, फुली फील्ड सेल जो है वो किसमें है, नियॉन में। ठीक है ना, यानी नियॉन क्या है, पूरी तरह से फुलफिल्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नियॉन की। फिर फ्लोरीन को आप देखिए तो फ्लोरीन में आप देख सकते हैं 2s2 2p5, ये हाफ फील्ड है, तो नियॉन के बाद हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आप नाइट्रोजन को देखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है 2p3, तो ये भी हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, फिर इसके नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आप कार्बन ले लीजिए। ठीक है, कार्बन के बाद हो जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद हो जाएगा बोरॉन एंड लास्ट में हो जाएगा लिथियम। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियॉन की, और सबसे कम होगी लिथियम की। आप इसे देख सकते हैं, वीडियो में अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये आज कंप्लीट हो गई हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कल की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थैंक यू सो मच गाइज, आप जरूर इसे देखिएगा वीडियो को और पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।